नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग चहनिया चौराहा, जिसको हम भगत सिंह चौराहा के नाम से भी जानते हैं, और इस चौराहे पे हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि एक हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कि लगातार अपना जीवन पूरा जो है समाज की जो है भलाई के लिए और समाज सेवा में अपनी पूरी जो है ज़िंदगी पूरी जो है बिता दी है उन्होंने। और वो चाहते हैं कि हमारे देश में किसी प्रकार का जो है अनावश्यक तरह की चीज़ें न हों और गरीब गुरबा की आवाज़ को उठाते हुए और इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट जनरेट हो, उसको लेकर के वो एक यात्रा पे निकले हुए हैं और पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि आने वाले समय में चुनाव की प्रक्रियाएं तेज होने जा रही हैं और उसको देखते हुए यही चुनाव का एक माहौल होता है। जैसा कि चुनाव के समय ही हम अपनी बातें रख पाते हैं नेताओं के पास, अदरवाइज आप जानते ही होंगे कि चुनाव के बाद तो कोई नेता दिखता है नहीं। तो फिलहाल में जो हमारे मन में विचार है, जो हम अपने नेताओं से चाहते हैं, क्या हम अपनी इच्छा रखते हैं, दोस्तों ये जान लीजिए कि जो एक वोट का अधिकार मिला है, जैसा कि पूरे देश में वोट को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। जैसा कि भाई विपक्ष का कहना ये है कि जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उस चुनावी प्रक्रिया में बहुत ढेर सारी धांधली की जा रही हैं और उस धांधली के चलते जो है हमारे जो है परिणाम जैसा चाहिए वैसा नहीं आ पा रहा है। तो मेरे दोस्तों, लोगों का कहना ये है, आप भी जैसा कि सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़े होंगे, चारों तरफ ये चर्चा बखूबी चल रही है कि हमारे चुनाव में वोट चोरी पूर्णतः जो है समझ आ रही है लोगों को, पूरे प्रमाण के साथ विपक्ष अपना दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, इसी कड़ी में हमारे बीच आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी जो है हिकौरा में शायद मीटिंग कर रहे हैं और जल्द ही यहाँ पहुँचेंगे। तो इस समाज के कुछ लोग इकट्ठा हुए, गणमान्य व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं, जो कि सामान्य तौर पर रुचि रखते हैं कि एक वोट का अधिकार जो होता है हमारा कितना मूल्यवान है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि गरीब गुरबा के घर कभी कोई नेता नहीं आता, कोई भी व्यक्ति कभी आप गणमान्य व्यक्ति आपके पास नहीं आता, कोई हमारे मौसी के घर का नहीं है। अगर एक वोट का अधिकार अगर नहीं मिला होता, इस एक वोट के चक्कर में ये जो नेता हैं जो दिल्ली में एसी में बैठ करके या फिर नोएडा सिटी में बैठ करके जो घूमते रहते हैं, वो सारे नेता आज इसलिए हमारे पास आ रहे हैं मेरे दोस्तों कि हमें एक वोट का अधिकार मिला हुआ है। चाहे वह अंबानी का वोट हो, चाहे अपना एक वोट हो, चाहे गरीब गुरबा का वोट हो, चाहे भिखारी का वोट हो, चाहे अंबानी का वोट, सबके वोट की कीमत एक है। ये बाबा साहब हमको दे के गए हैं। मेरे दोस्तों, अगर ये वोट चोरी हो रही है, अगर इसकी कीमत को नहीं समझा गया, अगर इसको कीमत को नहीं समझा गया तो नुकसान सबका है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम लोग तथा कथित पढ़े लिखे लोग हैं, जैसा कि कहते हैं हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सही मामले में पढ़े लिखे लोगों का हम कर्तव्य निभा नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा बात करते न करते हुए मैं आप समाज की तरफ अपनी माइक को करूंगा कि हमारे देश में जो चीज़ें चल रही हैं, जो माहौल चल रहा है, जिसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं अपने समाज के कुछ लोगों से कि उनकी क्या राय है। अगर मान लीजिए कि कल के डेट में अगर वो चुन करके किसी भी तरह से अगर वो पार्टी में अपनी अगर सरकार में भागीदारी उनकी होती है, तो हमारी जनता उनसे क्या उम्मीद करती है, हम लोग उनसे क्या उम्मीद करते हैं, हम क्या चाहते हैं, इसी को लेकर के हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सर जी, जैसा कि इंद्रजीत सर जी हैं और आप जो है चहनिया के गणमान्य व्यक्ति हैं, जैसा कि जो है इस समाज के एक माना जाता है कि एक जागरूक जो है नागरिक हैं और जागरूक नागरिक के नाते आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे इनसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, वो किस कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं और उनसे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले समय में एक जनता के नाते। जी सर। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज मतलब कि चहनिया ब्लॉक में आने वाले हैं। उनसे हमारी जो उम्मीद है ये है कि जो संविधान की जागरूकता के प्रति मतलब कि जागरूक करने के लिए वो निकले हैं। आज पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। तो आज चंदौली में आज मतलब कि पूरे दिन वो चले हैं और मतलब कि थोड़ी देर में हकौरा से मतलब चहनिया आने वाले हैं। उनसे हमारी यही उम्मीद है कि संविधान के जितने जो आर्टिकल्स हैं, जो मतलब कि संविधान के दायरे के जो मतलब कि उल्लंघन हो रहे हैं, आजकल लोगों के मतलब कि मर्डर हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है, लेकिन उस पर केस दर्ज नहीं हो रही है। तो आज मतलब कि जर्जर हालत में हमारा देश जो चल रहा है, प्रदेश चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि मतलब कि उनके आने के बाद हमसे उम्मीद यही है कि संविधान को सही ढंग से लागू किया जाए और सही व्यक्तियों में जो सरकारी काम है वो हों। हमारी उनसे उम्मीद यही है। जी, तो सर का कहना है कि जैसा इनका मानना है कि आज हम 79 ईयर्स हम गुजार चुके हैं स्वतंत्रता के, लेकिन इनका मानना है कि अभी भी संविधान पूर्णतः अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया है।
बस संविधान की, हमारे पास संविधान तो है लेकिन इनका मानना है कि पूर्णतः तरह लागू नहीं है। उनके नियमों का, उनमें बनाए गए जितने भी नियम कानून हैं गरीब गुरबा के लिए बनाए गए, हर एक नागरिक के लिए बनाए गए, उनका पालन सही से नहीं हो रहा है। तो सर जी का कहना है कि वे चाहते हैं कि अगर वो सत्ता में आए, अगर वो भागीदारी सत्ता में उनकी होती है तो हमारे संविधान को पूर्णतः इस समाज के अंदर लागू करने की कोशिश करें या करवाने की कोशिश करें। जी सर। जी बिल्कुल। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सर्वप्रथम मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का चंदौली जनपद के चहनिया चौराहे पे स्वागत करता हूं कि उनका श्री चरण हमारे इस चहनिया ब्लॉक में पड़ा, और ज़मीन से जुड़े हुए इस नेता का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि सामाजिक मुद्दा ये हर जगह उठाते हैं, बहुत ही तर्कशील व्यक्ति हैं, और जहां भी ये जो भी बात रखते हैं बहुत तर्कपूर्ण ढंग से रखते हैं। तो इनका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और मैं इनसे यही अपेक्षा करता हूँ कि जब भी कभी इनको मौका मिलेगा तो हमारे चंदौली जनपद के लिए जो है विकास का कार्य करेंगे, और सामाजिक समरसता के लिए जो भी कार्य ये समाज के अंदर कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। संविधान को बचाने का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक एकता का कार्य कर रहे हैं, और जो दबे कुचले हुए लोग हैं उनकी आवाज़ बनकर ये जो है अपनी उसमें हर समय आवाज़ उठाते रहते हैं। इसलिए मैं इनका बहुत ही स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि इनका मानना है कि समाज के अंदर समरसता भी टूट रही है, जैसा कि भाईचारे की भावना भी कम हो रही है, जैसा कि एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने का कार्यक्रम जो हो रहा है उसको लेकर के इनकी व्यथा ये है कि हमारे समाज में कम होती समरसता को हम चाहते हैं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर किसी प्रकार की भागीदारी सत्ता में करते हैं तो पूरी तरह से संवैधानिक तौर पर सबको एक समान समझा जाए, किसी प्रकार के साथ भेदभाव न किया जाए। एक तरह की जो है हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक मौलिक अधिकार है जो सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, इक्वलिटी टू राइट टू इक्वलिटी, तो उसको जो है पूर्णतः लागू किया जाए, ऐसा आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक मुद्दे को उठाएंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा समाज को लाभ होगा, और इसका फ़ायदा जो समाज को मिलेगा। जी, तो समाज के जागरूक करने का जो बेड़ा उठाया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, तो ये इस समाज के जो जागरूक लोग हैं उनका कहना हमारा पूरा समर्थन है जो स्वामी प्रसाद जी को कि आप काम करिए, हम आपके साथ हैं। जी सर, मेरा पूर्ण समर्थन है। अब चलते हैं दोस्तों, जो है हमारे समाज के एक बहुत ही जागरूक और जो है हर मंच पे आपको देखते हुए मिलेंगे। जहां भी आप देखेंगे समाज के अंदर जहां पे कोई जो है बच्चा जो है किसी प्रकार का कोई अच्छा प्रदर्शन करता है या कोई जो है व्यक्ति कोई समाज का कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो उनको सम्मानित करने का काम करते हैं सर जी। और ये एक समाज के अंदर एक संगठन का भी जो है नेतृत्व करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे सर जी कि आप क्या कहना चाहेंगे इनके आगमन पे? मैं चंदौली जिला में चहनिया में स्वामी प्रसाद मौर्य के आगमन का मैं हार्दिक भूरि अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात है कि समाज के जो दबे कुचले वंचित के आह्वान का आवाज़ उठाने वाले एक ओनली वन स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। मैं उनके विचार ये देना चाहता हूँ, मैं विचार में उनका आगमन में ये बात पकड़ना चाहता हूँ कि संविधान की लड़ाई का, संविधान के विचार का चलने का बीड़ा एक वही व्यक्ति ऐसे हैं कि वो बराबर एकदम तटस्थ होकर के चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग दबे हैं, हम लोग वंचित हैं, हम लोग की लाचारी है, हम लोग की समस्या है, उसका समाधान मैं उनको नेता मान करके आगे ले चलने का मैं आह्वान करता हूँ। जी, तो सर का कहना है कि जैसा कि सर खुद भी जो है समाज के अंदर कार्य करते रहते हैं, बराबर लगे रहते हैं, और समाज के कभी भी आप देखेंगे समाज में कोई समस्या आती है, अगर सर को कोई कॉल किया जाता है तो वहाँ जरूर पहुँचते हैं, जो यथासंभव मदद होती है वो जरूर करते हैं। तो सर का कहना है कि इसी कड़ी में जो है हम इनको लगता है, सर को लगता है कि अगर हम स्वामी प्रसाद जी के मौर्य जी का हाथ अगर मजबूत करें तो हमारा समाज और भी समृद्ध हो सकता है। जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, और मैं आगे के लिए आप अपना करता हूँ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से हम लोग इस मंच के जरिए ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं पूरी तरह से जो है समाज आपके पीछे खड़ा है, आप आगे चलने की कोशिश करिए, हम पीछे से जो यथासंभव होगा वैसा हम लोग मदद करेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों एक और जागरूक व्यक्ति के पास, और देश के जो नागरिक हैं, मैं ये बताता चलूँ मेरे दोस्तों की इस देश के अंदर अगर कोई चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी वजह से हमारा वजूद है तो वो संविधान की वजह से है। आपको भी पता होगा कि सदियों पहले जो है अगर संविधान जब नहीं था तो बहुत सा ऐसा समाज था जो कि उनको जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था जिसकी लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी है।
उसी लड़ाई के क्रम में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे देश के अंदर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उसी कड़ी में आइए पूछते हैं एक और लोग से कि वो क्या सोचते हैं उनके आने पे। जी, पहले तो हम कहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कि हमारे चंदौली में आने के लिए उनके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। एक्चुअली ऐसी ही बात है कि हमारे समाज के, हमारे देश के मूल निवासी बहुसंख्यक लोग और हम लोग को दबाया जा रहा है। जो संविधान हम लोग को आरक्षण के तौर में 27% दे रही है, उसमें भी हम लोग को घुसले जाया ओबीसी समाज को। और हम ये कहते हैं कि हमारा जो देश है बौद्ध की धरती है, जो कि हमारे नेता लोग मिसयूज कर रहे हैं। यहाँ पे बौद्ध के नाम से विदेशों से सब्सिडी ले रहे हैं और कर जो कहते हैं चंदा टाइप के वो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कि पाखंड और को विस्तार कर रहे हैं और शिक्षा को दबाया जा रहा है। देखिए इस समय हमारे जनसंख्या देश का जो कि 140 करोड़ से ऊपर हो रहा है, लेकिन आज भी स्कूल 5000 स्कूल बंद करने का इन्होंने सोच रखा, जो कि हमारे समाज में हमारे जो ओबीसी समाज के भाई हैं और मौर्यवंशी जो हैं, हमारा इतिहास गवाह है लेकिन उसको सम्राट अशोक के, लेकिन आज हमको दबाया जा रहा है। उसके बाद क्या है कि जनसंख्या पॉपुलर हो रही है भारत का और शिक्षा को स्तर घट रहा है, तो इसमें संविधान को भी मिटाने का कोशिश कर रहे हैं सामंतवादी और मनुवादी के विचार के लोग। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भाई हैं और जो बहुसंख्यक और मूल निवासी हैं उनको जागना बहुत अनिवार्य हो गया है, क्योंकि हमारा जो वोट का अधिकार है वो छीना जा रहा है। तो हमारे समाज के लोग को ये कहना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट दें और हमारे सब जितने बिरादर के लोग हैं, हमारे बहुसंख्यक लोग हैं, यादव भाई हैं और SC लोग के लोग हैं, जो ये समर्थन दें और एक हमारा जो पार्टी बन रही है मोर्चा, इसको आगे करें और बढ़ाएं और बहुमत से वोट दें और विजयी बनाएं और हमारे सरकार बने। और हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो करके दिखाएंगे, जो किया नहीं है हमारे नेता ने वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी करेंगे। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी हमने जो है कभी आज 3 और 4 लोगों से बात कर चुके हैं। तो आप एज के हिसाब से देखेंगे तो देखिए एक युवा हैं, युवा को सबसे बड़ी चिंता आज के दौर में है बेरोजगारी। इनको का नाम है कि हमारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इनको शिक्षा का महत्व तो पता है। अभी हमने 4 लोगों से और बात किया, आपने देखे होंगे कि एक एज के हिसाब से लोगों की समस्याएं हैं, लोग उन समस्याओं को समाज में फेस कर रहे हैं। अभी युवा होने के नाते इनको सबसे व्यथित है बेरोजगारी से। इनको लगता है कि रोजगार प्रॉपर तरीके से निकलने चाहिए, साथ ही साथ हमारे स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं यह किसी एक का मुद्दा नहीं, घर घर का मुद्दा है और यह किसी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है कि अगर हमारे समाज के अंदर अगर हमारे स्कूल नहीं बचेंगे, अगर हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशन नहीं बचेंगे तो आने वाले समय में हम अपने बच्चों को सही शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे और मानसिक रूप से कमजोर जो समाज होता है वह कभी भी किसी भी समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता और बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकता। जैसा कि सर कहना चाहते हैं कि आप जो है हमारे स्कूल मत बंद कीजिए, हमें शिक्षा का पूरा जो प्रावधान करिए और जितने सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं उनको बहाल करिए। किसी प्रकार से अगर कोई कमी रह गई सरकारी इंस्टीट्यूशन में तो उसको जो है आप सुधारिए, न कि उसको बेचिए। आइए आप जानना चाहते हैं और सिद्धार्थ सर हैं और आप जो है एक ग्राम सभा को भी देखते हैं और ग्राम सभा में जो है एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं और ये लोग लड़ करके आज समाज के बीच में अपना एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने समाज से लड़ने के बाद एक प्रतिनिधित्व मिला है इन लोगों को। तो आइए जानना चाहते हैं, शायद सर का ज़्यादा अनुभव होगा समाज में काम करने का, प्रशासन के साथ काम करने का और सरकारी संस्थाओं के साथ काम करने का इनका काफ़ी अनुभव है। तो आइए जानना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य से सर जी को क्या उम्मीद है या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस मंच से क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप कल के डेट में अगर आपको किसी प्रकार का कोई अधिकार मिलता है तो आप हमारे लिए क्या करना चाहेंगे, हम क्या चाहते हैं कि आप क्या करेंगे हमारे लिए। आइए सुनते हैं सिद्धार्थ सर को। पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने अपने मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं चाहता हूं, मैं माननीय आज चनिया की धरती से स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे समाज में सामाजिक न्याय, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अन्य मुद्दों पर देख रहा हूं हमारे समाज में शोषित वंचित लोगों को जो अधिकार छीना जा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि हम सभी लोगों को राजनीतिक पटल से हटकर एक सामाजिक और अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हर एक युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, जिसका
स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हम लोग को माध्यम दे रहे हैं लड़ने का अधिकार, जो हमारी आवाज़ बन रहे हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ वर्तमान समय में जो भ्रष्टाचार, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जो भी अन्य मुद्दे हैं उसमें सरकार विफल है। मैं आज के परिवेश में बता रहा हूँ, शिक्षा का जो स्तर घटता जा रहा है, पहला तो मुद्दा मेरा वो है। दूसरा बेरोजगारी, युवा एकदम व्यस्त मतलब इतना परेशान हो चुके हैं, जो कोई माध्यम नहीं है घर परिवार चलाने का। ये मैं बता रहा हूँ इस समय सरकार की जो पहल है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। जो भी कोई सामाजिक कार्य या कुछ भी हो, कोई एक आम आदमी भी जो अपना कार्य कराने जाए किसी भी कार्यालय पर या कहीं अन्य जगह पर, इतना भ्रष्टाचार लिप्त हो गया कि जन्म से लेकर कोई भी कुटुंब परिवार से लेकर या कोई भी कार्य कराना चाह रहा है तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, पूरे कर्मचारी हैं, सिस्टम है, उसमें हर जगह कमीशन खोरी लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आएँ, अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाएं। मैं हमारे जैसे युवाओं सभी लोगों का सहयोग हो कि वो आगे बढ़ते रहें। मैं उनका साथ दे रहा हूं कि इस जो सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार है उसे मिटाने का कार्य करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि सिद्धार्थ सर ने बताया, अपना जो है जो प्रशासनिक जो ये काम कर रहे हैं, जो शासन प्रशासन के साथ में जो कि संवैधानिक इंस्टीट्यूशन पे काम करते हुए जो है इनको जो परेशानियां महसूस हो रही हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, ये आप भी फील कर पाएंगे, शायद इस बात को आप भी कनेक्ट कर पाएंगे कि कोई भी कार्यालय ऐसा बचा नहीं होगा, कोई ऐसा काम नहीं होगा जहाँ पे आपको कमीशन न देना पड़ रहा हो। ये किसी व्यक्ति के कहने का सवाल नहीं, सभी लोग फील कर सकते हैं। किसी भी कार्यालय में आप जा सकते हैं, हर जगह आप जाएंगे तो बिना पैसा दिए आपका कोई कार्य नहीं हो सकता। ये बात तो सत्यता सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो इन्होंने बताया कि ये से जो परेशानियां हैं जो समाज और सोसाइटी के अंदर, वो परेशानियों से अवगत कराना चाहते हैं इस मंच से स्वामी प्रसाद जी को। जैसा कि उनको भी ये बात पता है, लेकिन चैनिया के लोग भी ये चाहते हैं कि आप इस पे काम करें और जो है आने वाले समय में अगर कोई भागीदारी बनती है तो इनका कहना है कि अगर राजनीतिक पटल तो छोड़ दीजिए, राजनीतिक पटल के साथ साथ समाज के अंदर जो भी हमें जो छोटा मोटा जो अधिकार मिले हैं उन अधिकार को सुनिश्चित किया जाए और हमारी खुशहाली का प्रबंध किया जाए। आइए जानना चाहते हैं एक और युवा से। अभी तक आपने सुना, और जैसा कि युवा पूर्णतः परेशान है बेरोजगारी से। आजकल पढ़ करके जो टेट, सीटेट, यूपी टेट निकाल करके लोग परेशान हैं। जो बीटेक कर करके, एमटेक करके लोग परेशान हैं, लेकिन रोजगार का कोई प्रबंध नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर के जो है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पहल शुरू करी है और लेकर के पूरे देश में जो अपने भ्रमण पे निकले हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं एक और युवा से कि क्या वो सोचते हैं और क्या वो चाहते हैं। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का चंदौली चहनिया में स्वागत है और हम लोग बहुत उत्सुक हैं उनके स्वागत के लिए। मेरा नाम है अभय मौर्य और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा मुद्दा है अपने युवाओं के लिए, जो युवा बेरोजगार हैं, जिनको शिक्षा का माध्यम उचित नहीं है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मैं ये अनुरोध करता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, जब भी उनको भागीदारी मिले सत्ता में, तो उनके युवाओं के भविष्य के लिए और उनका जो अधिकार है, उनका रोजगार, उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करें। और हम लोग खुद अपना एक लोगों का एक संगठन बना के युवा लोक कल्याण मोर्चा के माध्यम से हम लोग युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि जिसमें वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें और अधिकारों के लिए अपने जागरूक बने, जिससे कि आप जो भी संवैधानिक अधिकार हैं, जो भी पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम सबको दिया गया है, वो उनका अधिकार सुनिश्चित हो। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस यात्रा को लेकर निकले हैं एक सामाजिक न्याय के लिए, वो बहुत ही उत्तम कार्य है। ये किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, ये सभी जातियों के लिए है, जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से पिछड़े तबके के लोग हैं। तो हमारा ये अनुरोध है कि जब भी उनको भागीदारी सुनिश्चित हो, अपने युवाओं को और जो भी वंचित लोग हैं उनको ऊपर उठाने का काम करें और समाज में उनका जो हक है, दायित्व है, उनको सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी को जो हमें मौका दिया इन्होंने। धन्यवाद जी। जैसा कि आपने सुना कि ये युवा हैं, युवा को सिर्फ अपने रोजगार और अपनी जीवन बेहतर करने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उनको सिर्फ सुनिश्चित करिए। इनको किसी प्रकार के पॉलिटिकल से लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ इतना मतलब है कि भाई हम अगर पढ़ाई लिखाई किए हैं तो हमारी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से मेरे रोजगार की व्यवस्था की जाए और हमारे सामाजिक समरसता को सुनिश्चित किया जाए। किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ न किया जाए
और जैसा कि बहुत से ऐसे सीरियल चलते हैं, बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलते हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं तो इनका का नाम है कि संविधान के बारे में भी जन जन तक, लोगों तक बात पहुंचाने का जो सरकारी खर्चे पे जो व्यवस्था होती है वो किया जाए। आइए दोस्तों, एक और जो है जनप्रतिनिधि हैं, सिद्धार्थ सर हैं, जो कि जैसा कि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि इटवा के ग्राम प्रधान भी हैं ये, और इनसे जानना चाहते हैं कि ये आज प्रधान होते हुए किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं और इन परेशानियों को एड्रेस करते हुए क्या ये चाहते हैं कि ऊपर जो सत्ता बन रही है, जो ऊपर लोग भागीदारी में जा रहे हैं, वो ग्राम प्रधानों के लिए क्या करना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि क्या कर दिया जाए जिससे इनको काम करना आसान हो जाए, और इनके क्या मुद्दे हैं, आइए समझते सिद्धार्थ सर जी। पहले तो सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने लोगों की आवाज़ों को बुलंद करने का एक जो चौथा स्तंभ हम लोगों के लिए कहा जाता है। और आज इस बुद्ध के धरती पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा जो है लेकर जो हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे चंदौली में प्रथम आगमन हुआ है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आपको बता दें, इस पूरे विश्व में एक ऐसा चेहरा जो कि दलित, पिछड़े, मतलब सभी गरीबों के लिए एक आवाज़ बनकर उभरने वाले हैं, नेता हैं, जो सर्व समाज बिना किसी भेदभाव के एक समान नज़र से देखने वाले ऐसे व्यक्ति हैं, जो कि ज़मीनी स्तर पर गरीबों और मसीहाओं के लिए उन्होंने काम किया है। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो इस यात्रा जनहित संविधान सम्मान व जनहित यात्रा के साथ निकले हुए हैं, और उनका जो उद्देश्य है संविधान बचाओ और जो देश के लिए और गरीबों के लिए जो उन्होंने एक आवाज़ बुलंद किया है, जो देखिए जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो शिक्षा व्यवस्था आज का वर्तमान आप स्थिति देख सकते हैं कि अगर देखा जाए ज़मीनी पटल पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो गरीब तबके के लोग हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने में बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगा की जा रही है। और आप यहाँ की जो सरकारी स्कूल हैं उनको आप देख सकते हैं कि वहाँ जो टीचर हैं, अगर एक कॉलेज में अगर स्कूल में देखा जाए तो मामूली 2-3 टीचर हैं, वो भी सही ढंग से उन बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कोई मोबाइल चला रहा है तो कोई कुछ भी है। तो कहीं ना कहीं सरकार ज़मीनी स्तर पे जो गरीब तबके के लोगों के विचारधाराओं की बात करें तो उनको सरकार सम्मान नहीं दे पा रही है, ना उनके अधिकारों को आवाज़ उठा पा रही है। तो हम चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक ऐसे दलित नेता हैं, गरीबों और आदिवासियों के लिए उन्होंने लड़ा है, और हम ये भी कहेंगे कि हम अपने विचार से कहते हैं, क्योंकि हम एक कार्यकर्ता हैं तो हम अपने नेता की भावनाओं को समझ भी सकते हैं। अगर वो सत्ता में आते हैं तो सभी वर्ग के लिए और समान भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, और हम लोग उनसे मांग भी करेंगे कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है और जो शिक्षा का स्तर घटा है उसको फिर से पुनः सत्ता में आने के बाद उसे एक नई ऊंचाइयों पर बुलंद दिया जाए, ताकि हमारा देश समृद्ध और शिक्षित बन सके। जो कि हमारे पूर्वजों ने, जैसे बाबा साहेब, पेरियार ललई यादव जी जैसे महापुरुष लोगों ने काफ़ी हमारे गरीब तबके और आदिवासी समाज के लिए जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हम लोगों के लिए भागीदारी निभाई है। हम चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के आवाज़ को बुलंद करें, और उनकी वो हम चाहेंगे कि समाज भी उनके साथ खड़ा रहे, और आज खड़ा भी है, और पूरे विश्व में एक ऐसे चेहरा है जो कि हर सर्व समाज उनका सम्मान करता है। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपने अभी देखा, प्रधान जी को सुना आपकी, इनकी सबसे बड़ी पीड़ा है सरकारी स्कूल। जैसा कि इनका कहना है कि सरकारी स्कूल हैं, इनसे आप शायद कनेक्ट कर पाएंगे, आप भी जुड़ पाएंगे कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं सभी स्कूलों में अगर देखा जाए तो 95% स्कूलों में जो है टीचर की बंदोबस्त नहीं है। अगर 5 तक कक्षाएं चल रही हैं तो वहाँ कहीं 2 टीचर हैं, कहीं 3 टीचर हैं, कहीं एक ही टीचर हैं,
तो इनका कहना में है कि पहले जितनी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, अगर गरीब गुरबा को पढ़ाना है तो हमें सरकारी स्कूल को दुरुस्त करना होगा और सभी पदों को भरना होगा। शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों की पर्याप्तता से सुनिश्चित करनी होगी। और दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि संविधान के तहत जो हमें समानता का अधिकार मिला है बिना भेदभाव के, कि किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जा सके, यह तभी संभव है जब हमारे पास शिक्षा होगी। अदरवाइज हम ये बात को नहीं समझ पाएंगे कि हमारे साथ किस तरह से कितनी तरीके से भेदभाव किया जाता है। जैसा कि ये ग्राम प्रधान है तो ये बहुत सी चीज़ों को रोज सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उसको झेल भी रहे होंगे। तो इनकी ये पीड़ा है कि हमारे सरकारी स्कूल, इनको लगता है कि हमारे गांव के बच्चे जो है सही से शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है। हमारे गांव घर के जो स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को बंद किया जाना चाहिए। इनको लगता है कि पिछले विगत कई वर्षों में हमारे शिक्षा का क्षय हुआ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर किसी प्रकार से अगर भागीदारी में आते हैं तो वह शिक्षा में जो हमारा क्षय हुआ है, जो शिक्षा का जो स्तर हमारा गिरा है, उसको फिर से वो रिटेन करें और फिर से हमारी शिक्षा प्रणाली को अपने मेन धारा में लेके आएं। और इन्हीं बातों के साथ में दोस्तों हम जानना चाहेंगे कुछ और लोगों से। आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से कि वो लोग क्या सोचते हैं। आइए सर जी, आइए सर जी, आइए। अच्छा, आप जरा क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, सुजीत सर, ठीक है, सुजीत सर है। और ये आप देखेंगे तो ये बहुत से जो है बातों पे जो है इनको लेकर के जो है हर जगह ये सक्रिय रहते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे इनको बुलाने की कोशिश करेंगे तो विदाउट एनी हेजिटेशन, एक बार भी कभी एक आने का मौका नहीं दिए होंगे हमको कि नहीं सर हमारे पास टाइम नहीं है। अगर ये उपलब्ध हैं अगर इस क्षेत्र के अंदर तो वो जिस तरह से भी भागीदारी इनको देंगे, पानी पिलाने का भागीदारी में पानी पिलाते हैं। अगर समाज में अगर इनको कोई जो है अगर नेतृत्व करने का काम दे, नेतृत्व करने का काम करते हैं। तो पूरी तरह से समाज में कभी भी जरूरत पड़े तो इनको बुला सकते हैं। इनको पहचान लीजिए, चेहरे को, नंबर हम नहीं बताएंगे, मिलके ले लीजिएगा इनसे। लेकिन कहीं बुलाएंगे पहुंच जाएंगे अपना, चाहे गाड़ी नहीं हो दूसरी गाड़ी लेकर पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे ये। तो आप इनसे मिलिए और आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। आपको इनसे समझने का कोशिश करिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं सर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या आपकी डिमांड रखना चाहेंगे उनसे? हम पहले तो मौर्य जी से यहाँ आने के लिए शुभकामनाएं देंगे और उनसे ये आग्रह और हम लोगों का ये है कि हम लोगों को जैसे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विद्यालयों को बंद किया जा रहा है प्राइमरी स्तर पे, उस स्तर पे विद्यालयों को बंद नहीं करना चाहिए। गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अगर उनका विद्यालय दूर हो जाएगा तो पढ़ने कैसे जाएंगे। मौर्य जी से हमें अपील करेंगे कि जो विद्यालय बंद हुए उन विद्यालयों को पुनः खोला जाए और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और युवाओं को रोजगार के लिए और अवसर प्रदान किया जाए। यही जैसा कि सुजीत सर का कहना है, जैसा कि ये जो है एस्पिरेंट भी हैं और जो है ये पटना में रह करके पढ़ाई भी करते हैं और आज भी रोजगार के जदोजहद में लगे हुए हैं। और इनका कहना है कि अपनी पीड़ा तो छोड़िए, सर का कहना ये है कि छोटे बच्चों का अगर स्कूल बंद कर दिया जाएगा, अगर उनको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर जाना पड़ेगा दूसरे स्कूल में, तो छोटे बच्चे वहां तक नहीं जा पाएंगे। तो उनका ये काम जो सरकार ने किया है स्कूल बंद करने का, पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए और जितने स्कूल हैं उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। अगर स्कूल में बच्चे नहीं हैं तो एक स्पेशल ड्राइव चला करके लोगों को जागरूक करके अपनी व्यवस्था का दुरुस्त करके और शिक्षा की पर्याप्तता को सुनिश्चित करते हुए उस स्कूल को सुदृढ़ रूप से चलाया जाना चाहिए। आज भी हमारा देश, अगर कहने के लिए सभी लोग बाइक से चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों फीस के नाम पे आज भी फीस घरों में उपलब्ध नहीं है। लोग अपने खर्चे के लिए जो है परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी किसी तरह जुटा पा रहे हैं। इस कड़ी में जो है अगर इस तरह से शिक्षा का भार उन पे लादा जाएगा तो अपने बच्चों को सही शिक्षा वो नहीं दे पाएंगे। अब बात आती है दोस्तों, संविधान में सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वलिटी। अगर मान लीजिए एक बच्चे को आप सुदृढ़ व्यवस्था नहीं देंगे पढ़ने के लिए, एक बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, बेहतर स्कूल में पढ़ता है जहां पे 2 नहीं 10 टीचर रखे गए हैं और एक जगह पे कोई टीचर है ही नहीं, और दोनों बच्चे जब एक कंपटीशन में जब भागीदारी करेंगे अपनी, तो कैसे आप जो है क्या कहते हैं कि समान भागीदारी कैसे आप दे पाएंगे उनको, कैसे कंपटीशन का सेम माहौल दे पाएंगे? एक बच्चे को आपने कुछ पढ़ाया नहीं, एक बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम में बेहतरीन सुविधा दे रहे हैं। एक बच्चा स्कूल में 7 बजे निकल जाता है पढ़ने के लिए, 2 बजे वापस है, 1 बजे आता है, कोचिंग चला जाता है। कोचिंग से आने के बाद स्पेशल ट्यूटर लगा हुआ है। एक बच्चे के पास स्कूल तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं आप।
ट्यूशन कोचिंग तो छोड़ दीजिए, उस बच्चे की दिन की दिनचर्या जो है उसको भी पढ़ाई के लिए आप रोक रहे हैं, तो आने वाले समय में आप कैसे राइट टू इक्वलिटी को प्रिक्योर करेंगे, कैसे आप उसे जो है सुनिश्चित करेंगे। आप अगर ये राइट टू इक्वलिटी को वाकई जीना है और राइट टू इक्वलिटी को अगर समाज के अंदर अगर आपको स्थापित करना है, तो सबसे पहले सभी बच्चों को समान जो है शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो सभी यहाँ के युवाओं को आपने अभी तक देखा, लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की नहीं है कि हमारा सब्जी कैसे आएगी, सबसे बड़ी पीड़ा हमारा बच्चा पढ़ेगा कैसे। अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो हम जो काम कर रहे हैं वही करता रह जाएगा। वो भी हमें भी इस देश के अंदर आगे जाने का अधिकार है। हमारे बच्चे भी डीएम कलेक्टर बनने का हम भी ख्वाब देखते हैं, लेकिन ये संभव तब है जब सरकार हमारी मदद करे, जब सरकार ही हमारे स्कूलों को सुनिश्चित करे। और ये देखिए, जैसा कि सर जी जो लोग हैं, ये लोग अभी देखिए बाजा बजा रहे हैं, ये लोग किसी तरह से अपने घर का जीवन यापन कर रहे हैं, सिर्फ अपने 2 वक्त की रोटी की ही बंदोबस्त कर पा रहे हैं। किसी बच्चे को कहां से ये जो है सनमीम जैसे स्कूल में पढ़ा पाएंगे, कभी नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर यही व्यवस्था रही तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, अपने प्राइमरी स्कूल को सुदृढ़ करना चाहिए। अगर प्राइमरी स्कूल जो है, अगर आपके प्राइमरी स्कूल में कहते लोग बच्चे नहीं हैं, अगर बच्चे नहीं तो बंद किया जाना चाहिए। अगर सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं हैं तो ये बताइए कि जहां पे टेट, सीटेट, यूपी टेट पढ़ करके लोग कंपटीशन दे करके उस स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, बगल में कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं जिनमें हाई स्कूल पास या इंटर पास लोग पढ़ा रहे हैं, वहां पे एडमिशन लेने के लिए लाइन लगी हुई है। और उसी बगल में पूरी तरह से ट्रेनिंग लिया हुआ एक टीचर है, टेट सीटेट पास किया हुआ एक टीचर है, लेकिन वहां बच्चे नहीं है। इसका मतलब कहीं न कहीं सिस्टम में हमारी समस्या है। उस समस्या को आप दुरुस्त करिए। अगर देश को आगे ले जाना है, अगर अब्दुल कलाम के सपनों को साकार करना है, अगर बुद्ध के सपनों को साकार करना है, तो आपको हर बच्चे की कलम को मजबूत करना होगा। अगर आप कलम नहीं पकड़ाएंगे तो अब तीर तलवार से कुछ होने वाला नहीं है। तीर तलवार से कभी क्रांति नहीं होती है। जो क्रांति होती है, आप बुद्ध को दे लीजिए, आप ज्योतिबा को देख लीजिए, आप चाहे सावित्री को देख लीजिए, चाहे जितने भी महान कार्यकर्ता अम्बेडकर साहब को देख लीजिए, इन लोगों ने कभी भी तीर तलवार की बात नहीं की, इन्होंने कलम की बात की है। अगर कलम हर हाथ में पहुंचेगी तो मानसिक रूप से अगर हम मजबूत रहेंगे और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो हम सोच पाएंगे क्या गलत है और क्या सही है। अगर हम मानसिक रूप से अगर विकृत रहेंगे, विक्षिप्त रहेंगे, तो हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाएंगे। कोई भी हमको मूर्ख बना सकता है, कोई भी कुछ तथाकथित कुछ चीज़ों को दे करके हमको भटका सकता है, भुलवा सकता है और हमारे बच्चों को कहीं न कहीं गलत रास्ते पे जाने के लिए विवश कर सकता है। तो जैसा कि अब जितना हम लोगों ने बात किया, इसमें सबकी पीड़ा क्या है? सभी सर्व समाज की पीड़ा यही है कि हमारे स्कूलों को बंद न किया जाए, शिक्षा का बंदोबस्त किया जाए और सभी के साथ समानता का जो व्यवहार किया जाए। जैसा कि आज भी कहने के लिए दोस्तों, संविधान लागू हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन अभी तक हम पूरी तरह से इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि इंसान इंसान होता है। इंसान के भेद को हम खत्म नहीं कर पाए हैं। कहने के लिए तो सभी लोग बराबर हैं, चौराहे पे सभी लोग खड़े हैं, लेकिन आप घरों घरों में जाके देखिए, अभी भी भेदभाव उसी तरह से बैठा हुआ है जो आज से 75 साल या 80 साल पहले बैठा हुआ था। तो दोस्तों, पढ़े लिखे लोग अगर आगे आएंगे तो शायद ये भेदभाव खत्म होगा, लोगों के अंदर समानता आएगी, लोगों के अंदर समरसता आएगी। अब अगर हम कंक्लूजन निकालें, यहाँ के पूरे समाज के अंदर अगर देखा जाए, जितनी बातचीत हम लोगों ने किया, उस बातचीत का मोटा लबोलबाब ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी से रिक्वेस्ट है। अच्छा, हम आपको ये बताते चले इस चीज़ को कि जैसा कि लोगों ने कहा कि भाई अगर जो है हमारा स्कूल जो बंद रहा उसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी आवाज़ उठाएं, तो आपको जानकारी देते चलें कि ऑलरेडी वो इसके लिए जो आंदोलन कर चुके हैं, उसको लेकर के सड़कों पे बैठ चुके हैं, उसको लेकर के वो बहुत बड़ा मुहिम चला चुके हैं कि सरकारी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। शायद ऐसे ही लीडर, ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता की वजह से आज सरकार 2 कदम पीछे हटी है, लेकिन हटी तो जरूर है, लेकिन उसके मन में जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि ये स्कूल बंद कर दिए जाएं और केवल प्राइवेट स्कूल बच जाएं। मेरे दोस्तों, आप भी समझ लीजिएगा, आज पड़ोस में समझ लीजिएगा, आज भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम 4000 रुपये का हम फीस दे पाएं किसी बच्चे का। आज भी हम लोग अगर 1500 रुपये फीस है तो भी हम दे नहीं पा रहे हैं। ये इतनी हालत खराब है सोसाइटी, समाज के अंदर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से रिक्वेस्ट है,
उनसे गुहार हम लोग लगा रहे हैं इस चहनिया चौराहे पे कि अगर किसी प्रकार से अगर उनको भागीदारी मिलती है, अगर किसी प्रकार से सरकार में अगर भागीदारी उनकी होती है तो हमारी आवाज़ों को बुलंद करें, सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करें और सरकारी स्कूल के बच्चे वैसे ही सुविधा दिया जाए जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में दी जा रही है। अगर ऐसा नहीं किए तो हम लोग मानसिक रूप से हमेशा गुलाम बने रहेंगे और कभी भी हम अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में हम इस कड़ी को बंद करते हैं और हम जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी आते हैं तो हम उनसे भी आपसे कोशिश करेंगे कि हम लोग बात कर पाएँ, उनसे भी अपनी बातें प्रत्यक्ष रूप से रख पाएँ। वैसे आप सभी लोगों की बातें इस मंच के माध्यम से स्वामी प्रसाद जी के पास जरूर पहुँचेगी और सभी लोग, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि वो विश्व लेवल पर भी एक ऐसे लीडर हैं। आपको लगेगा ये अतिशयोक्ति है, लेकिन नहीं, वो व्यक्ति आप पूरा कैरियर देखेंगे, उनका पूरा जीवन देखेंगे तो पूरी तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट को जनरेट करने के लिए, पूरी तरह से समाज में समरसता लाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कहीं भी उनको खड़ा होना होता है, खड़ा होते हैं। चाहे उनको संसदी छोड़नी पड़े, चाहे एमएलसी का पद छोड़ना पड़े, चाहे किसी प्रकार से, चाहे वो अपने समाज के हों चाहे दूसरे समाज के हों, अगर हमारे समाज का हित नहीं होगा किसी भी पद को त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ के लोग भी, सभी जनता जनार्दन यहाँ की उनके साथ खड़ी है और जितने भी जागरूक लोग हैं, हमें लगता है कि अगर उनकी बातें सही से पहुँचाई जाएं तो कोई भी व्यक्ति उनसे साथ जुड़ सकता है। अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कार्यों को, उनकी बातों को, उनके मोमेंट को लोगों तक घर घर पहुँचाया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उनसे जुड़ पाएँ और अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएंगे तो उनका हाथ मजबूत हो पाएगा और हमें हमारा अधिकार सुनिश्चित हो पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।